आज पूरे देश में सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा हो रही है और देश का मीडिया भी सिर्फ इसी खबर पर लगातार खबरें दे रहा है और बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या होगा, किसे राज्यसभा की सीट मिलेगी, सरकार बचेगी या गिरेगी और मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक कहां गए। पूरे दिन यही चर्चा होती रही, लेकिन आज हम आपके लिए उससे भी बड़ी एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये खबर हमारे देश के मीडिया के एजेंडे को सूट नहीं करती, इसलिए ये खबर आपको कोई दिखाएगा भी नहीं। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में लव जिहाद की तरह अब जमीन जिहाद भी हो रही है। आपने लव जिहाद के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लव जिहाद नहीं, जमीन जिहाद के बारे में बताएंगे। वैसे तो इस देश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना किसी का भी जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है, लेकिन इसी देश के बेहद संवेदनशील राज्य में अगर ये जन्मसिद्ध अधिकार सिस्टम के ही आशीर्वाद से जिहाद का एक हथियार बन जाए तो आप क्या कहेंगे। इस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में पिछले 17 वर्षों के दौरान इस बहुत बड़े जमीन घोटाले को अंजाम दिया गया और देश को पता ही नहीं चला। ये वो जिहाद है जिसके दम पर पाकिस्तान भारत को तोड़ने का सपना वर्षों से देख रहा है। आज आप हर जगह राजनीति की खबरें देख रहे होंगे, लेकिन इससे अलग हम देश के लिए वो दबी हुई खबर आपके लिए निकाल कर लाए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे देश के साथ इतनी बड़ी साजिश वर्षों तक होती रही और किसी ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि हमारे देश का जो मीडिया है ये खबर उसके एजेंडे को सूट नहीं करती। डिजाइनर पत्रकार आपको कभी इसके बारे में बताएंगे नहीं और हमारे देश के नेता भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी नजर वोट बैंक पर रहती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक राज्य में कानून की आड़ में धर्म के आधार पर जनसंख्या को बदलने की कोशिश होती रही और सरकारें इसे रोकने की बजाय प्रोत्साहन देती रही? क्या आप सोच सकते हैं कि आबादी में बदलाव की प्लानिंग के लिए राज्य सरकार के ही एक कानून को सबसे बड़ा हथियार बना दिया गया? आपके लिए यह कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यह सब कुछ हुआ है देश के सबसे संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर के साथ, जहां रोशनी एक्ट नाम के एक कानून के तहत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को ही इस जमीन का असली मालिक बना दिया गया। एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला था जिसमें अवैध कब्जा करने वालों को बेशकीमती सरकारी जमीनें कौड़ियों के भाव बेच दी गई। यह मामला फिलहाल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन असल में यह एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि आरोपों के मुताबिक हिंदू बाहुल जम्मू में अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीनों का मालिक धर्म विशेष के लोगों को बनाया गया। जब इस मामले से जुड़े दस्तावेज हमने निकाले जो इस वक्त मेरे हाथ में है और इस मामले से संबंधित लोगों से जब हमने बात की तो हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने निकल कर आई। और जो जानकारियां हमें पता चली जब हम वहां पर गए, लोगों ने जो हमें बताया वो अब हम आपको बताने वाले हैं। सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में 5,000 लोग बसाए गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदू बाहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से करीब 90% लोग मुस्लिम थे। आज हम आपको आंकड़े दिखाएंगे और ये आंकड़े शायद आपकी नींद को तोड़ देंगे। सवाल यह है कि अगर रोशनी एक्ट सिर्फ अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक वैध करने के लिए था, तो फिर हिंदू बाहुल जम्मू की जमीनों पर करीब 90% मामलों में सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों दिया गया? हम यहाँ पर किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और हम भी उतने ही धर्मनिरपेक्ष हैं जितना ये देश धर्मनिरपेक्ष है, जितना आप सब धर्मनिरपेक्ष हैं। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि किसी खास धर्म को अहमियत ना देना, सबको बराबरी के दृष्टि से देखना। यहां हमारा मुद्दा यह है, हम ये नहीं कह रहे कि धर्म विशेष के लोगों को फायदा दिया गया। उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि हर धर्म को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, हर धर्म को बराबरी की दृष्टि से
देखा नहीं जा रहा। एक धर्म को ज्यादा महत्व मिल रहा है और दूसरे धर्म को कम महत्व मिल रहा है, और ये धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती। सवाल यह है कि क्या ये जम्मू की हिंदू बाहुल आबादी को मुसलमान आबादी से बदलने की साजिश थी, और क्या सरकारों ने बहुत सोच समझकर ऐसे कानून बनाए जिनसे जम्मू की डेमोग्राफी को बदला जा सके, यानी वहां की पूरी आबादी को बदला जा सके, आबादी का जो बैलेंस है उसे खराब किया जा सके। आज हमने इस मामले पर जम्मू से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन पहले हम आपको जम्मू की आबादी का एक गणित दिखाना चाहते हैं ताकि आपको ये पूरी बातें समझ में आ जाएं, क्योंकि इससे आपके लिए आबादी में बदलाव और जमीन वाली साजिश को समझना आसान हो जाएगा। अब आंकड़ों पर नजर डालिए। 2001 की जनगणना के मुताबिक जम्मू में हिंदू आबादी करीब 65% थी और मुस्लिम आबादी करीब 31% थी। 65 और 31। लेकिन 2011 में जम्मू की हिंदू आबादी में करीब 3% की गिरावट आ गई और मुस्लिम आबादी में 3% की बढ़ोतरी हो गई, यानी 3% के करीब मुस्लिम आबादी बढ़ गई। हिंदू आबादी 3% कम हुई, मुस्लिम आबादी 3% बढ़ी। यानी जम्मू कश्मीर की जनसंख्या को बदलने को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी पुष्टि कुछ हद तक सरकार के ये आंकड़े भी करते हैं। अभी ये तो 2011 की जनगणना के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अब जब अगली बार जनगणना होगी तो ये आंकड़े और भी बदले हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये जनगणना लगभग 9 साल पहले हुई थी। 9 साल में और भी बड़े बदलाव आए होंगे। हिंदू बाहुल जम्मू में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने के पीछे किसका हित हो सकता है, किसका फायदा हो सकता है, ये आप सबके लिए एक बड़ा सवाल है। जम्मू की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के नाम अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पास है। ये लिस्ट इस समय हमारे पास भी है, जिस लिस्ट में उन सारे लोगों के नाम हैं जिनके कब्जे वाली जमीन को अब औपचारिक रूप से, कानूनी रूप से उन्हें दे दिया गया है। उदाहरण के तौर पर एक इलाके की लिस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने जम्मू में तवी नदी के आसपास के इलाकों पर अवैध कब्जा कर लिया था और अब भी यहां इन्हीं का कब्जा है। ये लिस्ट हाईकोर्ट के निर्देश पर जम्मू के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज ने तैयार की थी। और इस लिस्ट को जब आप देखेंगे, इस लिस्ट में ऊपर लिखा है लिस्ट ऑफ एनक्रोचर्स एज पर तिथि लिखी हुई है और ये हाई कोर्ट का दस्तावेज है और इसमें तहसील लिखी है, गांव लिखा है, नेम ऑफ द ऑक्यूपेंट लिखा है, खसरा नंबर, यानी पूरी डिटेल्स इसके अंदर है। और अगर आप इसको जब देखेंगे पूरी लिस्ट को तो आपको इसमें सिर्फ एक धर्म के लोग ही नजर आएंगे। मैंने एक एक पन्ना इसका मैं पढ़कर आपको चाहे तो सुना सकता हूं, लेकिन इसमें जो नाम दिए गए हैं सारे के सारे एक ही धर्म के लोगों के नाम हैं और आप सब जान गए होंगे कि ये कौन सा धर्म है। यानी एक खास धर्म के लोगों को ही इन जमीनों पर कब्जा दिया गया है। हमारा सवाल यह है कि सिर्फ एक धर्म के लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपको पता चल रहा होगा कि कैसे जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा हुआ। कानून इस तरह बनाए गए कि कब्जा करने वालों को ही जमीन का मालिक बना दिया गया। इसलिए यहां आपको रोशनी एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। ये बात है 2001 की। 2001 में तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब आप समझ गए होंगे, अब्दुल्लास की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी सरकार ने जमीनों पर मालिकाना हक देने के लिए ये रोशनी एक्ट बनाया था। सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक देने के लिए, यानी जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था उन्हें इस एक्ट से जमीन का मालिक बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया। इसमें मामूली कीमत पर जमीन का मालिकाना हक उन्हीं को देने का प्रावधान था जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा था। तब रोशनी एक्ट का मकसद ये बताया गया था कि इससे मिलने वाली रकम को बिजली के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, यानी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा। पहले एक्ट में प्रावधान था कि 1999 से पहले जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है उन्हें नए कानून का फायदा मिलेगा। लेकिन 2004 में इस एक्ट में बदलाव करके 1999 वाले प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया
और पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई। यानी चाहे 1999 से पहले हो या 99 के बाद हो, अगर किसी ने भी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो ये जमीन कौड़ियों के भाव उन्हीं लोगों को दे दी जाएगी। अब आप सोचिए, नए नागरिकता कानून को लेकर तो पूरे देश में कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जब जम्मू में ये हो रहा था तब इस देश में एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई और आपको भी ये बात पता नहीं हुई। 2014 में इस रोशनी एक्ट के जरिए किया गया जमीन घोटाला सबके सामने आया पहली बार जब सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी ने इसे 25,000 करोड़ का घोटाला बताया और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को खत्म कर दिया। इस मामले को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है और कब्जा करने वाले तमाम लोगों के नाम सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल की बेंच कर रही है और मेरे पास हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी है जो बात हम आपसे कह रहे हैं कि कैसे बेहद कम कीमत पर महंगी सरकारी जमीन को अवैध कब्जा करने वालों के हवाले कर दिया गया, वही बात इस ऑर्डर की कॉपी में भी लिखी हुई है। ये वो ऑर्डर की कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अंदर से मैं एक दो लाइन आपको पढ़कर बताता हूं। However, it was observed that only rupees 76.24 crore, that is 24%, reportedly realized against a demand of rupees 317 crore raised by the end of March 2013. आगे निष्कर्ष मैं आपको पढ़कर बताता हूं। The status report reveals shocking state of affairs which had prevailed and the manner in which the land encroachers in Jammu and Kashmir have become owners of large trenches of public land by the operation of the रोशनी स्कीम। ये हाईकोर्ट ने अपने उसमें लिखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बेनिफिशियरीज हैं, मतलब जिनको ये जमीन मिली है, जम्मू में उनकी संख्या है 25,000। 25,000 लोगों को सोचिए जमीन मिल गई। श्रीनगर में 4500 है और लद्दाख में नील है, एक भी नहीं है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि 2004 में सरकार ने 20,64,972 कनाल सरकारी जमीन बेचकर 25,448 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसे सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही मिले हैं। सोचिए, 25,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया और जमीन बेचकर उन्हें कितने मिले? सिर्फ 76 करोड़। यानी मकसद रोशनी एक्ट के तहत पैसा जुटाना नहीं था, बल्कि मकसद कुछ और था और मकसद यह था कि जम्मू में आबादी का जो बैलेंस है उसे खराब करना है। अभी कोर्ट में रिकॉर्ड आने के बाद हमें यह पता चला कि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्टेट लैंड, सरकारी भूमि एक धर्म विशेष के लोगों को दे दी गई। 30,000 टोटल केसेस प्रोसेस किए गए, 30,000 केसेस, जिसमें 20 लाख कनाल से अधिक भूमि इन्वॉल्व है। 20 लाख कनाल मतलब हो गया दो जोधपुर और उदयपुर जैसे बड़े बड़े दो शहर, जो केवल और केवल एक धर्म विशेष के लोगों को जम्मू संभाग के अंदर दे दी गई। ये वो लोग थे जो जम्मू से के रहने वाले नहीं थे, मैक्सिमम जो कश्मीर से या कश्मीर के उन डिस्ट्रिक्ट्स में से आए थे जो अदरवाइज मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हें यहाँ पे सरकारी भूमि दे दी गई और फिजिकल लैंड मास जम्मू का कब्जा कर लिया एक कानून बना के। जनसंख्या अनुपात को बिगाड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश थी रोशनी एक्ट। इसके तहत बेतहाशा सरकारी जमीन, 20,000 कनाल से ज्यादा सरकारी जमीन को हड़पा गया और यह हड़पा जाने दिया गया सरकारी प्रश्रय में, नीति बनाकर, एक कानून बनाकर कि जो जहां कब्जा कर सके, चाहे वो जंगल हो, सरकारी जमीन हो, उस पर बैठ जाए और उसको अपने कब्जे में ले ले, सरकार का पैसा मार ले, राज्य की जमीन हड़प ले और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से को न केवल आर्थिक हानि हुई, बल्कि जनसंख्या के अनुपात को बिगाड़कर देश की सुरक्षा को, सामाजिक समरसता को खतरे में डाला गया। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत कश्मीर के इस्लामीकरण
का मार्ग प्रशस्त किया गया और हिंदू आबादी को जिस तरह कश्मीर घाटी से बेदखल किया था, इसी तरह हिंदू बहुल क्षेत्र जम्मू से भी बेदखल करने के बीच पड़ गए। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी साजिश थी जो वर्षों से चली आ रही थी। 2001 में इस साजिश को कानूनी सुरक्षा का कवच भी मिल गया और हमारे नेता भी उस खेल में शामिल हो गए जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलना चाहता था। पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि कश्मीर घाटी में उसका जो एजेंडा चलता है वही एजेंडा जम्मू में भी चलने लगे। उसके लिए लव जिहाद की तरह जमीन जिहाद की साजिश रची गई और आज हमने जम्मू से इस साजिश की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। आपको जम्मू जाने की जरूरत नहीं है। जो जम्मू के हमारे दर्शक हैं, जो जम्मू कश्मीर के हमारे दर्शक हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या कह रहे हैं। जम्मू में इसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। घर घर में जो लोग रहते हैं वो सब इसके बारे में जानते हैं कि वहां कैसे जमीन जिहाद चल रही है, लेकिन मीडिया कभी इस बात को उठाता नहीं। लेकिन जो लोग जम्मू में नहीं रहते, जो लोग देश के बाकी हिस्सों में रहते हैं, आज हम आप सबको जम्मू लेकर जाना चाहते हैं और आप देखिए कि भारत के एक इतने बड़े शहर में, इतने बड़े हिस्से में क्या हो रहा है। कैसे अवैध कब्जे किए गए और कैसे सरकार ने इनको वैध कर दिया, कानूनी शक्ल दे दी। बहुत ताज्जुब की बात है। क्या वर्ष 2001 से जम्मू की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही थी? क्या कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वाले जम्मू में भी चुपचाप अपने काम में लगे थे? पिछले कुछ दिनों से जम्मू में लैंड जिहाद नाम का शब्द चर्चा में है। ये सच है या सिर्फ अफवाह? ये जानने के लिए हमने जम्मू के उन इलाकों का रुख किया जहां लैंड जिहाद का मास्टर प्लान बनाकर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई। 2001 में रोशनी एक्ट के बाद जम्मू का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां कब्जा ना किया गया हो। लेकिन क्या ये कब्जा सिर्फ एक धर्म के लोगों ने किया और क्या इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकारों की तरफ से शह दी गई? ये जानने के लिए हमने जम्मू के भटिंडी इलाके का रुख किया। दावा है कि ये इलाका जम्मू के जंगलों पर कब्जा करके बनाया गया है, इसीलिए इस जगह पर आप खुलेआम कैमरा लेकर नहीं निकल सकते। अब देखिए, महमूद मेमोरियल स्कूल, इस तरीके के कई स्कूल हैं, कई इसी तरीके के यहाँ पर अलग अलग बड़े बड़े पॉश घर खोले गए हैं, फैक्ट्रीज हैं, दुकानें हैं, सब कुछ है। आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि ये कोई अवैध कब्जा करके बनाई गई कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अवैध है। और स्थिति ये है कि यहाँ बहुत देर तक कैमरा लेकर के खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही आप कैमरा लेकर के बाहर निकलेंगे ये तमाम लोग आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। कुछ जगह कोशिश की हम लोगों ने और हमको वही हालात सामने करना पड़ा। इस वजह से बार बार जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है गाड़ी से उतरते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको ये तस्वीरें दिखा सके और फिर उसके बाद में गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, कैसे बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर खड़ी हुई है, कैसे अवैध कब्जे किए गए और कैसे सरकार ने इनको वैध कर दिया, कानूनी शक्ल दे दी। बहुत ताज्जुब की बात है। इस पूरे इलाके में लाखों करोड़ों रुपए के बंगले बने, इनमें से ज्यादातर घर कश्मीर और जम्मू के डोडा, राजौरी, किश्तवाड़ से आए मुस्लिम समाज के लोगों के हैं। ये भटिंडी इलाका है, वही इलाका जिसको लेकर हाईकोर्ट में बार बार बात कही गई। अब पीछे देखिए, जबरदस्त तरीके से पॉश मकान बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनी हैं, लाखों करोड़ों की कोठियां हैं और ये सब अवैध है और इसको सरकार ने बड़े बड़े लोगों को बेचा। यहाँ पर हर तरीके का तबका है, यहाँ पर बड़े लोग भी हैं, यहाँ पर मध्यम वर्गीय भी हैं और यहाँ पर छोटे मकान भी हैं। बड़ी बड़ी मस्जिदें भी यहाँ खड़ी कर दी गई हैं और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जगह अब रोशनी एक्ट के तहत इसको कानूनी शक्ल दे दी है। भटिंडी से आगे बढ़ते हुए इसी रास्ते पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का घर है और आरोप यह है कि घर भी जंगल की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है और यहीं से जम्मू के जंगलों को हड़पने की शुरुआत होती है। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी की सरकारों के समय
यहाँ पे जमीनों का बड़ा भारी घोटाला हुआ है, जिसको लेके अब हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और इसकी जांच करने के भी आदेश दिए हैं। इन सरकारों के मुख्यमंत्रियों पे ये आरोप है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में जो जमीनें थी, वो सरकारी जमीनें जो थी, जंगलात की जमीनें जो थी, एग्रीकल्चर कुछ लैंड जो थी, उनके रिकॉर्डों में नौकरशाहों के साथ मिलकर हेरा फेरी करके अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही सगे संबंधियों को, अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को करोड़ों, हजारों करोड़ों का जो है वो चूना लगाया। भटिंडी की तरह ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बसाया गया गुज्जर नगर है। तवी नदी के ऊपर से जंगल तक इस पूरे इलाके पर अवैध कब्जा किया गया और इसमें भी ज्यादातर मुस्लिम आबादी ही रहती है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जम्मू का रघुनाथ मंदिर है, जहाँ पर 2 बार आतंकवादी हमला हो चुका है। जम्मू में तवी नदी के किसी भी किनारे पर आप पहुंचिए, आपको इसी तरीके से अवैध कब्जे हर जगह नजर आएंगे। हर जगह तवी के किनारों को इस तरीके से घेरा गया और उसके बाद रोशनी एक्ट की आड़ में इन सब तमाम घरों को लीगल कर दिया गया। कानूनी तौर पर यहाँ रहने वालों को इसका मालिक बना दिया गया और वो भी कौड़ियों के दाम में। लेकिन घोटाले से ज्यादा महत्वपूर्ण बात जम्मू में सुरक्षा को लेकर है और डेमोग्राफी को लेकर है। अब ये जो तवी नदी जा रही है, ये पाकिस्तान की तरफ बहती हुई जा रही है और कई बार इसी तरफ से आतंकवादियों ने जम्मू में घुसने की कोशिश की है। तो क्या वाकई में जम्मू में सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है? रोशनी एक्ट के खिलाफ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील अंकुश शर्मा के मुताबिक ये भारत में गजवाए हिंद को अमल में लाने के लिए रची गई वो साजिश है जिसके तहत पाकिस्तान का प्लान कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू पर कब्जा करना है। समझने की जरूरत यह है कि गजवाए हिंद के जितने भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी किताबें लिखी, जिन्होंने हदीस का हवाला देके गजवाए हिंद के रेड ऑफ इंडिया, उन्होंने ये एक स्ट्रेटेजी तय की है कि अगर गजवाए हिंद हैज टू हैपन, अगर ये होना है तो इसमें फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्दर्न इंडिया के अंतर्गत फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल। तो उसी दिशा में 1990 में हिंदू विहीन करने के बाद कश्मीर को अंडरस्टैंडिंग ये बनी इन पॉलिटिकल एक्टर्स की, जो सब तकरीबन जिहादी एक्टर्स थे, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स हों, मिनिस्टर्स हों या सरकार चलाने वाले लोग हों, कि जम्मू को कैसे ओवर टर्न किया जाए। जम्मू में 60 लाख मास है नॉन मुस्लिम्स का, तो कैसे उन्हें खत्म किया जाए। तो उस समय फिर इन्होंने ये साजिश रची कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करके विल टेक ओवर जम्मू। नंबर ऑफ गवर्नमेंट की यही पॉलिसी रही कि इनको इनकरेज किया जाए कि जो लोग माइग्रेटरी पॉपुलेशन है वो जम्मू में ही सेटल हो जाए, जम्मू में ही मकान बना लें, जंगलों में जमीन ले लें। तो वो भी काफी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ जो जुड़ गई वो उसके साथ जो कठुआ का सिलसिला हुआ, रेप का, मर्डर का, तो ये एक बड़ी परेशान कौन सी सिचुएशन बनी हुई है जिसके बारे में कोई क्लियर कट पॉलिसी अब तो यूनियन टेरिटरी बन गई है ना, यहाँ से कोई जम्मू श्रीनगर से नजर आती है ना दिल्ली से नजर आती है। जम्मू शहर के चारों तरफ अवैध कब्जे वाली ऐसी इमारतें खड़ी हैं जिन्हें सरकार ने कौड़ियों के दाम कब्जा करने वालों को बेच दिया। इन इलाकों में घूमते हुए एक तरफ आपको बड़े बड़े मकान दिखते हैं और दूसरी तरफ नई नई बनी हुई आलीशान मस्जिदें। सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि जो ये अनअथराइज्ड कॉलोनियां हैं, इनमें गलियों में पक्की किसने कराई, नालियां किसने बनाई हैं, बिजली किसने दी है, पानी किसने दिया है वहाँ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये तो सरकार ने दी है। सरकार बाकायदा बिजली का किराया ले रही है। सरकार उन कॉलोनियों में जो आप जैसे आप ये अनअथराइज्ड कॉलोनियां कहते हैं या लोगों का कब्जा कहते हैं, उन पे बाकायदा सरकार को सब कुछ दे रहे हैं। तो जब ये थी, उन्होंने क्यों किया, ये क्यों नहीं इनको किया? असल में बात यह है जी, जो लैंड माफिया है ये दो तरह की बात करें। एक है लैंड माफिया है जिन्होंने हजारों कनाल जमीन ली है और खुद अपने उन्होंने बेची है, तो वो उनको पकड़िए। लेकिन जिन बेचारा किसी गुजर से जमीन ली, किसी ने 5 मरले 10 मरले या कनाल एक अपने घर बनाने के लिए, उनको अगर ये है वो सरकार की लैंड है, कोई शक नहीं। सरकार उसमें जो भी उसने लगाना है रेट फिक्स करे, सरकार बेचती नहीं है जमीन लोगों को। जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि ये बड़ी सुनियोजित सोची समझी साजिश थी और खासतौर से कश्मीर में जो अलगाववादी थे, जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने एक तरीके का लैंड जिहाद किया इस पूरे एरिया में कि इसकी डेमोग्राफी को उस जिहाद के जरिए चेंज किया जा सके ताकि फिर वो जो अपनी मंसूबे हैं वो यहाँ पर उसको लागू करा सके।
वो जमीनें हजारों कनालों की जमीनें, उस 1000 कनाल की जमीन में तकरीबन 10,000 घर बनते हैं। जब ये नेक्स्ट सरकारें कहाँ होती, ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड जो आम आदमी बेच नहीं सकता, आम आदमी तो लॉ एजेंसी से डरता है, कानून से डरता है, ये इन्फ्लुएंशियल लैंड माफिया जब ये जमीनें बेचता है 2% 3% लोग, और बाकी सब जो 1000-2000 घर वहां बनते हैं उस पर्टिकुलर में, वो इस एम्बिट में आ जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कानून बनना चाहिए कि आपने एक मरला भी कहीं स्टेट का या फॉरेस्ट का, यू शुड बी बुक्ड अंडर स्ट्रिक्ट लॉस लाइक PSA और लाइक टाडा, लाइक अदर। लेकिन आप चुप क्यों रहे 2001 से लेकर 2020 तक? आपने सोचा कि ये कब्जे होते रहे। जम्मू में जंगल से लेकर तवी नदी के हर हिस्से में आपको यही देखने को मिलेगा। इन इलाकों में आप कैमरा लेकर दाखिल नहीं हो सकते। जम्मू में रहने वाले ज्यादातर लोगों का दावा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। हाल ही में जम्मू हाईकोर्ट में तवी नदी पर बने अवैध कब्जों की एक सीलबंद रिपोर्ट दी गई है और इस रिपोर्ट में 665 ऐसे नाम हैं जो सीधे सीधे तवी नदी पर अंदर तक आकर के इंक्रोचमेंट कर चुके हैं और उन सबको कानूनी तौर पर मालिकाना हक भी दे दिया गया है। उन सबको तमाम तरीके की सुविधाएं भी दे दी गई हैं, सरकार की तरफ से सुविधाएं मिली हैं, वहां पर उनके पास बिजली है, पानी है, सब कुछ है। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब आप उस पूरी की पूरी लिस्ट को पढ़ते हैं तो वो लिस्ट भी सिर्फ एक धर्म से जुड़ी हुई है। अब बार बार यहाँ खड़े होकर के धर्म की बात करना अच्छा इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि लगता है कि जैसे आप किसी एक अलग दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं या अलग दिशा में जा रहे हैं। पर मजबूरी ये है कि इस दिशा को तय 2001 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जम्मू कश्मीर के नेताओं ने किया था। क्या ये उस राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को कट्टर इस्लाम के रास्ते पर धकेलना था? और क्या 5 अगस्त 2019 को धारा 370 साजिशों से धीरे धीरे पर्दा हटने लगा? राजू केरनी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, जम्मू। आगे बढ़ने से पहले एक बात हम स्पष्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डिजाइनर, पत्रकार हैं, हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं जो हम पर यह आरोप लगाएंगे कि हम धार्मिक आधार पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम धार्मिक आधार पर रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये देश की सबसे धर्मनिरपेक्ष रिपोर्ट है और हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि अगर हम भारत को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं तो इसमें सभी धर्मों को बराबरी की समानता मिलनी चाहिए। सभी धर्मों को हमें बराबरी की दृष्टि से देखना चाहिए और सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए, सबको समाज में बराबर की जगह मिलनी चाहिए, बराबर की सुरक्षा मिलनी चाहिए, बराबर की व्यवस्था में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और बराबर की जमीन मिलनी चाहिए। ये जमीन जिहाद जो आज हम मुद्दा आपके सामने उठा रहे हैं, अगर आप हमारी राय से अग्री करते हैं, अगर आपको ये रिपोर्ट सही लगती है तो आप #जमीन जिहाद पर ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। देश भर में अभी इस समय हजारों की संख्या में ट्वीट्स इस पर हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो इस हैशटैग के साथ जो अभी आपकी स्क्रीन पर है आप ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा हमारा यही है कि अगर आप भारत को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं तो फिर कानूनों को भी धर्मनिरपेक्ष बनाइए और जो योजनाएं चल रही हैं उसमें भी सभी धर्मों को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए, चाहे वो धर्म कोई भी हो। हमारी इस रिपोर्ट में आपने गजवाए हिंद शब्द पर गौर किया होगा। हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, गजवाए हिंद, इसलिए हमारे देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो सेकुलर हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, वो हमारी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि गजवाए हिंद जो है उससे मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, उससे सिर्फ आतंकवादियों को डरने की जरूरत है। गजवाए हिंद एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मुहिम है जो भारत को तोड़ने के लिए बनाई गई है। अगर आप सब चाहे किसी भी धर्म के हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत ना टूटे तो गजवाए हिंद को आपको हराना होगा। गजवाए हिंद कट्टर इस्लाम की वो विचारधारा है जिसके तहत पूरी दुनिया में इस्लाम के राज की स्थापना करने के लिए सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई भारत के खिलाफ लड़ी जाएगी, उसे गजवाए हिंद कहते हैं। पाकिस्तान इसी गजवाए हिंद के दम पर भारत को तोड़ने का सपना देखता है और यही गजवाए हिंद पाकिस्तान में अक्सर वहां के जो मौलवी हैं वो लोगों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। जब भी शब्द का जिक्र आता है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान इसकी शुरुआत
कश्मीर के साथ करना चाहता है और कर भी चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के रणनीतिकारों के लिए कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू पर कब्जा करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों था महत्वपूर्ण जम्मू? इसे समझने के लिए आज हमने कुछ पुस्तकों और दस्तावेजों का अध्ययन किया। ऐसा ही एक दस्तावेज है व्हाइट पेपर ऑन कश्मीर, जिसे जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के HOD रह चुके डॉक्टर MK टैंक और CL गाडू ने ड्राफ्ट किया था। यह रिपोर्ट कश्मीर में हुए नरसंहारों पर आधारित थी, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका और भारत में जिहाद फैलाने की कोशिशों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान का मकसद जम्मू के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मिलिटेंसी को बढ़ावा देना था और चिनाब नदी के पश्चिमी छोर पर मुसलमानों को इकट्ठा करके भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया जाए, ये उनकी रणनीति थी और इसी के आधार पर जम्मू और कश्मीर को तोड़ दिया जाए, ऐसा उन्होंने सोचा था। इस रिपोर्ट में आगे लिखा है कि जम्मू कश्मीर में एक गृह युद्ध छेड़ा जाए ताकि भारत इस युद्ध में थक जाए और वो कश्मीर पर आत्मसमर्पण कर दे। इसके बाद दुनिया के दूसरे देश इसमें दखल देंगे और फिर भारत दूसरे देशों के दबाव के बाद जो फैसला लेगा या जो फैसला होगा वो पाकिस्तान के पक्ष में होगा। इस रिपोर्ट में कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदुओं को खत्म करने की योजना का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान और कश्मीर के बीच दीवार बने हुए हैं। ये वही लोग हैं जो नहीं मानते कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और ये वही लोग हैं जो कश्मीर में निजाम मुस्तफा यानी इस्लाम के कानून लागू नहीं होने देना चाहते और ये वही लोग हैं जो भारत के खिलाफ जिहाद में साथ नहीं देंगे। इसलिए इनका हटाया जाना जरूरी है। वर्ष 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तब मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान चली गई थी, जबकि हिंदू और सिखों की एक बड़ी आबादी पाकिस्तान से भारत आ गई थी। इस दौरान दिल्ली में मुसलमानों के जो घर खाली हुए थे उनमें पाकिस्तान से आने वाले सिखों और हिंदुओं को बसा दिया गया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। इसे लेकर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बीच विवाद भी हुआ था और इस विवाद के बारे में उस समय सरदार पटेल के राजनीतिक सचिव रहे वी शंकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इस किताब में नेहरू और पटेल के बीच हुए एक पत्र व्यवहार का ब्यौरा दिया गया है और आज जब आप इन पत्रों को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। 21 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने कांग्रेस के नेता सी नियोगी को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि मैंने अभी SK कृपलानी के हस्ताक्षर वाला एक ऑफिस मेमोरेंडम देखा है जिसमें सूचित किया गया है कि दिल्ली के मुख्यतः मुस्लिम मोहल्ले में जो घर खाली पड़े हैं वो गैर मुस्लिम रिफ्यूजियों को किराए पर ना दिए जाएं, बल्कि सिर्फ मुसलमानों को ही दिए जाएं ताकि ये मोहल्ले दिल्ली में संगठित मुस्लिम मोहल्लों में बदले जा सके। सरदार पटेल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अगर सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया है तो इसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई, क्योंकि वो तो गृह मंत्री हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए और अगर इस पर अमल किया गया तो गैर मुसलमानों के बीच तीखी प्रतिक्रिया होगी। यहां पर आप नोट कीजिए, वो कह रहे हैं गैर मुसलमानों के बीच तीखी प्रतिक्रिया होगी। इसी चिट्ठी की एक प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी भेजी गई थी। चिट्ठी मिलते ही नेहरू ने पटेल को जवाब में चिट्ठी भेजी, एक और चिट्ठी। इस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि हम में से कोई नहीं चाहता कि शहर में संगठित मुस्लिम मोहल्ले बसाए जाएं, लेकिन इसके पीछे मंशा शहर के 2-3 ऐसे मोहल्लों में उपद्रव रोकने की थी जहां बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। नेहरू ने इस चिट्ठी के जरिए सरदार पटेल को यह समझाने की कोशिश की कि दिल्ली के कई मोहल्लों में रहने वाले मुसलमान भयभीत हैं, डरे हुए हैं और पाकिस्तान से आए सिख रिफ्यूजी उन्हें धमका रहे हैं और मुसलमान शहर छोड़कर भाग रहे हैं, इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं। इसके जवाब में अगले ही दिन यानी 22 नवंबर 1947 को गृह मंत्री सरदार पटेल ने फिर से प्रधानमंत्री नेहरू को एक और पत्र लिखा जिसका सार यह था कि शहर में मुसलमानों की संगठित बस्तियां बसाने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यह भी आप नोट कीजिए, वो कह रहे हैं कि संगठित मुस्लिम बस्तियों को बसाने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह लिखा कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है कि किसी मुस्लिम बस्ती में कुछ गैर मुसलमानों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि मुसलमानों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। सरदार पटेल ने अपनी चिट्ठी में साफ किया कि किसी भी हालत में बाहर से मुसलमानों को लाकर दिल्ली में
नहीं बसाना चाहिए। जिस तरह जम्मू में बाहर से आए मुसलमानों को बसाकर वहां की डेमोग्राफी बदलने के आरोप लग रहे हैं, वैसे ही आरोप आप याद कीजिए बंटवारे के समय 1947 में भी लगे थे। ये कहानी आज की नहीं है, तब से चली आ रही है। 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस के नेता के.सी. नियोगी ने कांग्रेस नेता मृदुला साराभाई की एक चिट्ठी सरदार पटेल को भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि